हेलो, दिस इज़ पुलकित फ्रॉम एग्जाम आइडिया क्लासेस। हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस को कर रहे थे और प्रीवियस की क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम लोग आगे चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। हमारी क्वेश्चंस की सीरीज में एक फ़ायदा है, जब भी हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज को डालते हैं तो हम 2024 के अलग वीडियोस सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, फिर 23 इस तरह से सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2024 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग चेक करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो अब बने रहिए, आप सारे क्वेश्चंस को देखिए और इन्हीं से सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं। आपको अगर 100% नंबर चाहिए केमिस्ट्री में और भी सब्जेक्ट्स में चाहिए तो आपको सिर्फ हमारे प्रीवियस की वीडियोस को देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। एक एसेशन का क्वेश्चन दिया गया है, कोई डैनियल सेल है। हमने बात करी थी डैनियल सेल्स के बारे में, समझ लेते हैं, हर एक कंसेप्ट को समझना है। डैनियल सेल का हमने बात करा था कि अगर आप Zn और Cu+2 को लेकर एक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हो, Zn+2 Cu, तो इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? डैनियल सेल कहते हैं। ठीक है, डैनियल सेल हम लोग कहते हैं इसको। दो हाफ सेल्स के मिलकर बना है। इधर हमारे पास हमने बना भी रखा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस सेल्स को। इस सेल्स में हम लोग एक सेल इधर लेते हैं और एक सेल इधर लेते हैं। यहाँ पर Zn की रोड होती है, साथ में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर कॉपर की रोड होती है और यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से आपका एक कंस्ट्रक्ट करता है, उसको डैनियल सेल बोलते हैं। अब वो डैनियल सेल्स के बारे में आप देख भी पा रहे हो, Zn से Zn+2 गया, ये सेल रिएक्शन मैंने दिखाई है। Cu+2 से Cu गया जो कैथोड हो रहा है। इसका इनोड सेल की वैल्यू कितनी है? 1.1 वोल्ट है और जनरली होती भी इतनी है। इफ द एक्सटर्नल, अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया जाए अपोजिंग पोटेंशियल और इसको पोटेंशियल को अपोज कर रहा हो और वो कितने का एक्सटर्नल लगाया गया? 1.1 वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा फ्रॉम Cu टू Zn। क्या ऐसा होता है क्या? कंसेप्ट देखेंगे जरा। देखो, मैंने एक्सटर्नल सोर्स लगाया हुआ है जो कि ज्यादा है 1.1 वोल्ट से। तो ऐसी कंडीशन में अगर ई एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो हमारे पास दो फिनोमेना होते हैं, आपको दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम Cu टू Zn। जनरली अगर लेस देन होता है तो Zn से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कॉपर की तरफ, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे Cu टू Zn। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट भी अपोजिट फ्लो करेगा, Zn टू Cu। दूसरी चीज, जिंक डिपॉजिट। पहले जिंक जो है वो आपका डिसोल्व हो रहा था, लेकिन अब जिंक क्या होगा? डिपॉजिट होगा। पहले कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, अब कॉपर क्या होगा? आपका डिसोल्व होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्या बोल रहा है? एसर्शन पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं Cu टू Zn, लिखा हुआ है साफ साफ कि हाँ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि एसर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन, सेल एक्ट लाइक ए गैल्वेनिक सेल। ये बात भी सही है कि ये एक डैनियल सेल जो है गैल्वेनिक सेल का ही ग्रुप है। गैल्वेनिक सेल में तो कोई भी हम मेटल ले सकते हैं, डैनियल और गैल्वेनिक में सिर्फ अंतर इतना ही होता है। तो गैल्वेनिक सेल, लेकिन ये बात जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। उसको तो ये बताना चाहिए था कि एक्सटर्नल से रिलेटेड क्यों हुआ, कि एक्सटर्नल के ऐसा लगाने पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपोजिट में फ्लो क्यों करने लगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज हो गए इसलिए करने लगे, लेकिन ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया। तो दोनों चीजें सही तो हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चीज हमारे पास होती है जो है कंडक्टेंस, हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस। दूसरा हम लोग बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तीसरा हम लोग बात करते हैं, थर्ड पर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग बोलते हैं। ये कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन करने पर इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर हम किसी भी सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करेंगे, इसका डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूट करने पर इन सब की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन सिर्फ कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो घटती है। इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी? घट रही होगी। अब इससे रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट तो ये था, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हम लोग चेक करते हैं बोथ क्या किसके बारे में बोल रहा है? डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी के बारे में, कापा, एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, लैम्डा एम। मैंने आपको जी के बारे में भी बता दिया इस सवाल में। तो दोनों बढ़ते हैं ऐसा तो नहीं है,
मैंने बताया कि बाकी ये चीजें तो बढ़ती है, यानी कि लैम्डा एम तो बढ़ेगा लेकिन काप्पा की वैल्यू तो घटेगी। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। बहुत डिक्रीज भी नहीं होंगे, ये भी गलत हो गया। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी तो क्या हो रही है बच्चे, देखो सामने डिक्रीज हो रही है, यानी कि सी ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी डिक्रीज, सही बात है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, देख सकते हो आप कंसेप्ट को। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, आप देख सकते हो कंसेप्ट को। इसलिए हमारे पास फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Mg+2, सारे क्वेश्चन 2024 के हैं, आप चेक कर सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 एंड SO4 आर किसके दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी जब भी आ जाए आपके पास तो हम इसकी वैल्यूज को हम लिखेंगे, लिमिटिंग का नाम आ गया है, तो ये होता है लैम्डा नॉट एम, किसके बारे में दे रखा है, Mg+2 की वैल्यू दे रखी है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, किसके बारे में निकालना है, MgSO4 निकालना है। तो इंडिविजुअल के लिए हम लोग ये साइन लगाते हैं, हम लगाते हैं, ये साइन नहीं लगाते, हम लगाते हैं लैम्डा नॉट, ये वाला साइन इंडिविजुअल आयंस के लिए। ये हो गया Mg+2 इक्वल्स टू कितना वैल्यू दे रखी है, 106.0 से मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट याद रखनी है। नेक्स्ट दे रखा है लैम्डा नॉट, किसके बारे में दे रखा है, SO4-2, कितनी वैल्यू दे रखी है, 160.0 से मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया, लैम्डा नॉट MgSO4 के बारे में। कैसे निकालते हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, हम लोग इंडिविजुअली कैटायन एनायन की कंसंट्रेशन को जोड़कर निकालते हैं, Mg+2 प्लस लैम्डा नॉट SO4-2। आप कंसेप्ट को देख रहे होंगे हम लोगों ने किस तरह से इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करना है, बस Mg+2 की वैल्यू कितनी है, 106.0, सेम ही है, 106 ही लिख दोगे। SO4 ये हो गया 160, तो आप इसको जोड़ोगे 266 से मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज Al+3 एंड SO4 आर, इंडिविजुअल दे रखी है तो इंडिविजुअल लिखते हैं, लैम्डा नॉट किसकी वैल्यू है, Al+3 की वैल्यू है, कितनी Al+3 की वैल्यू, 189 से मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट लैम्डा नॉट SO4-2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 160 से मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, लैम्डा नॉट किसकी वैल्यू निकालनी है, Al2SO4 का होल थ्राइस की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, ब्रेक डाउन करते हैं। लैम्डा नॉट किस में टूटेगा, Al2SO4, 2Al+3 प्लस 3SO4 लैम्डा नॉट SO4-2, वैल्यू को रख देंगे 2 इंटू Al+3 की वैल्यू कितनी है, 189 प्लस 3 इंटू SO4 की वैल्यू कितनी है, 160, इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगी 858, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 858 से मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आप कैलकुलेट इसको करके देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करना। पहले 2024 के देख रहे हैं, फिर हम लोग इसके 23 और इस तरह से क्रम में हम लोग चलते जाएंगे। कह रहा है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी Ca+2 की दे रखी है, यानी कि लैम्डा नॉट Ca+2 की वैल्यू दे रखी है 119.0 से मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा नॉट Cl माइनस की वैल्यू दे रखी है 76.3 से मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, CaCl2 की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा नॉट Ca+2
प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस की वैल्यू रख देंगे। Ca प्लस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 119.0 प्लस 2 इंटू कितनी Cl माइनस की वैल्यू कितनी है 76.3। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास वैल्यू आ रही होगी 271.6। वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, सेम आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्स। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन। हाईएस्ट कंडक्टिविटी हमें बतानी है। तो हमने बात करी थी कंडक्टिविटी के बारे में, अभी हम बात करके आए हैं कंडक्टिविटी के बारे में। हमने बात करी थी कि अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं डाइल्यूशन पर, यानी कि इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो जितना डाइल्यूट हम लोग करेंगे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। किसके केस में घटेगी कंडक्टिविटी की वैल्यू, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे, दो दे रखे हैं। तो CH3 COOH कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और आपने देखा HCl HCl ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम वैल्यू ज्यादा वाली देखेंगे, और स्ट्रॉन्ग पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, स्ट्रॉन्ग वाली तो हमें सेम ही देखनी होती है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो वीक के केस में तो हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि कंडक्टिविटी की वैल्यू तो डाइल्यूट करने पर क्या होगी, वो घटेगी। तो वीक से हमें कोई मतलब है नहीं, वीक को तो हमने कट कर दिया। हमें स्ट्रॉन्ग देखना है। स्ट्रॉन्ग कैसे देखना है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, 0.1 m HCl की सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल्स को यूज किया गया है। तो हमने बात किया था, हम फ्यूल सेल्स को यूज किया था। और कौन सा फ्यूल सेल था, H2 वाला था। हमने बात करा था H2 पर, एनोड पर। आपको याद होगा फ्यूल सेल में हम एनोड पर लेते थे और कैथोड पर लेते थे। तो एनोड पर हमने H2 लिया था, और प्लस OH माइनस इक्वल्स टू हमारे पास आया था H2O। और हमने यहाँ से लिया था प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बैलेंस आप कर ही लोगे, इसको बैलेंस करने में कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास O2 था, प्लस के H2O था, और इक्वल्स टू हमने लिया था। ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, यहाँ नहीं, यहाँ आएगा OH माइनस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास H2O में। तो OH माइनस कन्वर्ट होता है H2O में, और यहाँ पर हम जब H2O लेते हैं तो यहाँ पर H2O कर लो, तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है OH माइनस में। तो एक तरफ हमारे पास OH हमेशा कन्वर्ट होता है H2O में, और H2O कन्वर्ट होता है हमारे पास OH माइनस में। तो यहाँ से हम लोग H2O लेते हैं इसमें। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमें देने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ से देते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको सही से दिख जाएगा। फिर से एक बार लिख लेते हैं हम लोग। प्लस हमारे पास H2O है, और प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बैलेंस कर लोगे आप। तो H2 हम एनोड पे लेते हैं, और O2 हम लोग कैथोड पे लेते हैं। बैलेंसिंग आप इसकी कर लोगे, आप चेक कर लोगे। ये हमारे पास 2 आ रहा होगा, यहाँ पर हम 4 कर देंगे, और ये 2 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से ये 4 आ जाएगा। तो हम लोग इसको बैलेंसिंग इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली 4 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ हुआ है, ये 2 हो जाएगा। 2 2 4, 4 4 8 हो गया, ये आ जाएगा 4s। अब इसको हम लोग फाइनल रिएक्शंस लिख लेंगे, इसको भी बैलेंस करके। तो ये हमारे पास फ्यूल सेल है, जो आपने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स। हियरिंग में कौन सा यूज किया जाता है, सबसे आने वाला सवाल है। कौन सा किया जाता है, मरकरी सेल्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है हमारे पास एसर्शन यहां से है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, किसका हमें करना है, कॉपर सल्फेट का करना है। कॉपर सल्फेट CuSO4। पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस पे जाएंगे। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, एक्वस है, तो ये एक्वस हो गया, ठीक है। यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड भी कौन सा लिया गया है, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया गया है। तो हमने बात कही थी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर 2 चीजें होती हैं, एक होता है एट कैथोड, और एक होता है एट एनोड। मैंने आपको बताया हुआ है कई बार, और ये पूरा जो शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, वो शॉर्ट नोट्स में से सब कुछ लिखा हुआ है। ये 5 ही मैंने आपको लाइन लिख के वहां पर दी थी कि जब भी हम लोग मेटल का करते हैं, मेटल का
तो हमारे पास कैथोड पर हमेशा मेटल ही आती है। Cu+2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू किसमें कन्वर्ट होगा, Cu में। कैथोड पर हमेशा आपका कॉपर ही आएगा। और जब भी एक्वस लिया जाएगा तो मैंने कहा था वाटर पार्टिसिपेट करेगा, और वाटर जब भी आपका एनोड पे पार्टिसिपेट करता है वाटर, तो मैंने आपको बताया था कि वाटर जब भी पार्टिसिपेट करेगा तो क्या जनरेट करेगा, O2 को जनरेट करेगा, O2 को निकालेगा। रिएक्शंस मैंने लिखवाई हुई है प्रॉपर्ली, और ऐसा कुछ है भी नहीं। O2 प्लस के 4H करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये था कंसेप्ट कि मेटल के होने पर कैथोड पर हमेशा कॉपर निकलेगा, नहीं मेटल ही निकलेगी, और एनोड पर जब भी एक्वस लिया जाएगा तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि वो एनोड पर क्या जनरेट करेगा, O2। अब चलते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट कैथोड। कैथोड पर क्या निकल रहा है, कॉपर। तो यानी कि पहला वाला तो हो गया गलती, यानी कि असर्शन है आपका गलत। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब दूसरा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu+2 इज ग्रेटर देन। देखो, हाइड्रोजन से ऊपर अगर किसी की वैल्यू दी गई है तो उसका लोअर होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, माइनस में होती है, आपको मालूम है। अगर हाइड्रोजन से नीचे प्लेस है तो यहां पर वैल्यू कैसी होगी उसकी, लोअर, और नीचे की वैल्यू कैसी होगी उसकी, हायर। तो अब आपको देखना कॉपर कहां प्लेस्ड है, कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस्ड होता है, तो डेफिनेटली जो Cu+2 से Cu की वैल्यू होगी वो कैसी होगी उसकी, ग्रेटर होगी, किससे, H+ और H2 से, यानी कि H+ से ज्यादा होगी। सो ये बात तो सही है, यानी कि ए गलत है, तो ए इनकरेक्ट है और आर इज करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी इज द राइट आंसर। डी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे यहां तक करते हुए हमारे पास पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये जितने भी हमने एमसीक्यूज लिए थे वो सारे एमसीक्यूज हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करने वाले हैं जो हमारे थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए रिएक्शंस को हमने देख रखा है, क्या निकालना है, गिवन दे रखा है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ हम लोग निकाल लेते हैं। आपको मालूम है ईएमएफ कैसे निकलता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल, पूरा कंप्लीट लिखना है, नहीं तो फिर बोर्ड में नंबर वैसे कटता है, -0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब हम लोग वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा ई नोट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी है, हमें देखना होता है चार्ज, कितना चार्ज है, बराबर चार्ज, एरो के इधर भी बराबर चार्ज होने चाहिए, एरो के इधर भी बराबर चार्ज होने चाहिए। हमने देखा यहाँ पर चार्ज कितने हैं, 2 है, +2 चार्ज। यहाँ पर देखा 1 है, 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 पे मल्टीप्लाई भी तो है, तो इसलिए यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, +2। तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, कितने चार्ज है, 2, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या दिया गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट दिया गया है, हम चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स लेते हैं और बिना चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स नहीं लेते, तो चार्ज हमारे पास क्या हो गया, Ni+2 अपॉन कितना आ गया हमारे पास, Ag, ये भी हम लोग चले गए रिएक्टेंट की तरफ, तो ये Ni तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड को हम लेते नहीं है, सॉलिड की वैल्यू तो वैसे भी अगर हम लोग लेंगे तो 1 हो जाती है, तो हम किसको लेंगे, चार्ज को, चार्ज किसका, Ag, Ag को लेंगे हम Ag+, अब प्लस का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके आगे जो स्टोइचोमेट्री लिखी है वो 2 लिखी है। अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू हुई, 1.05। मैंने आपको बोला है कि जब भी इसको करोगे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो 0.03, एग्जैक्टली आंसर लाना है तो एग्जैक्टली करना पड़ेगा, नहीं तो आप 0.03 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग Ni+2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.1 अपॉन Ag+ की वैल्यू कितनी है, 0.01 का स्क्वायर। अब हमें इसको सोल्व करना है, ये हो गया हमारे पास ई सेल, तो ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.03 लॉग, ये कितना हुआ, कैसे सोल्व करते हैं बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं तो इस तरह से सोल्व करवा रहा हूँ जैसे किसी बच्चे को, आपको लोग नहीं आता, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो बायोलॉजी वाले बच्चे सबसे ज्यादा कर नहीं पाते, तो इसलिए हमने बड़े बेसिक से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ मैं। तो ये कर लिया 10 की पावर -1, ये होगा 10 की पावर -2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 10 की पावर -4 ऊपर गया तो एग्जैक्टली कितना आ गया, 1.05 माइनस 0.03
लॉग, बच्चा जबरदस्ती परेशान रहता है। तो ये हो गया 10 की पावर माइनस के 1, जब ये ऊपर गया था 4 हो गया प्लस के, और 4 में से माइनस के 1 गया तो कितना बच गए, 10 की पावर 3 बच गया। तो नीचे यहां पर 10 तो है ही, क्योंकि लॉग तो बेस हम 10 ही लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया, लॉग 10 की पावर 3, तो लॉग फॉर्मूला बन गया लॉग 10 की पावर a की पावर b। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, b log 10 की पावर a। तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं यहां पर, तो ये हो गया 1.05 माइनस 0.03। तो ये 3 देखो आपके पास 10 की पावर a की पावर b, तो ये b आगे आ गया, यानी कि 3 आगे आ जाएगा, इंटू 3 log 10 की पावर 10, ये बना रह गया। log 10 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1.05 माइनस 0.03 इंटू कितना आ गया 3, तो ये हो गया 1.05 माइनस, इसको हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 0.09। आप इसको हटाएंगे वैल्यू, तो हटाने के बाद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे 1.05 में से, तो आपकी वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगी। अब तो आपके लिए ईजी हो गया, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी वोल्ट में, जितनी भी आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको दे रखा है, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ईएमएफ निकालना है। फिर से निकालते हैं, सेम है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहां पर सेल रिएक्शन नहीं है। अब जो बहुत सारे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आप इससे रिएक्शन निकाल सकते हो। रिएक्शन कैसे कर सकते हो, Sn कहां से गया, Sn+2 पर, तो आपने लिखा Sn कहां गया है, Sn+2 पर, और कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ लॉस किया। फिर आपने देखा H+ है, ठीक है, इक्वल्स टू किस में गया, वो H2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे, H2 जाने के लिए दिया गया होगा 2H+, तो आपने दिए गए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपने फाइनल रिएक्शन बनाई, क्या रिएक्शन बनी, Sn+2H+, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गए आपके, इक्वल्स टू Sn+2 प्लस के H2। तो प्रोडक्ट तो आपके पास आ गया, लेकिन अब सवाल है ई नोट सेल आपको नहीं दे रखा है, ई नोट सेल निकालना है। तो ई नोट सेल निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस ई नोट सेल, ये होता है कैथोड माइनस के एनोड। कैथोड पे आप गए, कैथोड पे आपको मालूम है ये जो है सोल्ट ब्रिज, डबल साइन को बोलते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के बाद जो भी कुछ लिखा है वो हमेशा होता है कैथोड पर। सोल्ट ब्रिज से पहले जो भी कुछ होता है वो होता है एनोड पर। ये कैथोड है और ये एनोड है। तो कैथोड पर जब भी हम निकालते हैं तो ये कैथोड पे हमें वैल्यू लेनी है। कैथोड पे वैल्यू यानी कि H+ से H2 की वैल्यू चाहिए, दे रखी है, क्या दे रखी है, कितनी है, 0। तो ये हो गया 0.00। यहाँ साइन किसका है, माइनस का है, तो आपने माइनस का साइन लगाया। एनोड, एनोड पे वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, रिडक्शन की वैल्यू चाहिए, ई नोट आरपी। ये रिडक्शन होता है हमेशा, हमेशा ई नोट आरपी होता है। आरपी यही है ना, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये आरपी, आप इसको समझ सकते हो आरपी। तो मैं इसको लिख देता हूं, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो ये ई नोट आरपी कैथोड माइनस के ई नोट आरपी एनोड की वैल्यू होती है ये। तो आपको कैथोड तो लिख दिया, एनोड की वैल्यू चाहिए। एनोड की वैल्यू देखो, एनोड पे किसकी चाहिए, लेकिन एनोड पर रिडक्शन की चाहिए। तो रिडक्शन क्या होगा, Sn+2 से Sn को रिडक्शन बोलते हैं। कितनी वैल्यू है इसकी, माइनस के 0.14, माइनस पहले से लगाया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 0.14, तो ये कितना आ गया, 0.14 आ गया। तो अब इसी वैल्यू को हम उठा के यहां रख देंगे। अब देखो ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.14 आई है, माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन कितना है, एन देख पा रहे थे कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्वॉल्व, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर, Sn+2 है, तो लिख दिया आपने Sn+2 अपॉन ये कितना है H+, लेकिन H+ के आगे 2 लिखा है, तो H+ का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये आ गया 0.14 माइनस 0.03 लॉग Sn+2। तो Sn+2 की हमें वैल्यू चाहिए, कितनी दे रखी है, देखिए 0.001 है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लूं 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस 3,
क्योंकि पॉइंट के इधर ले जाओगे -3 आएगा अपॉन h प्लस की वैल्यू कितनी है, ये है कितनी 2 पॉइंट है, तो कितना होगा 10 की पावर -2 और 2 10 की पावर -2 का स्क्वायर है, यानी ये हो गया 10 की पावर -4। अब हम लोग इधर लेके गए, ये हो गया 0.14 माइनस 0.03 लॉग, अब ये 10 की पावर -4 ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो कितना बचा है 10, तो 10 की पावर 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 0.14 को हम लोग घटाएंगे 0.14 माइनस के करेंगे 0.03, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आएगी 0.11 वोल्ट आएगी लगभग निकल के, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। रेसिस्टेंस जो भी दिया गया है पहले हम लोग वो देखते रहेंगे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.2 मोल, देखो इसके अंदर दो कंसंट्रेशन दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे 0.2 मोल लीटर इनवर्स, एक है 0.05 मोल लीटर इनवर्स, तो दोनों कंसंट्रेशन को अलग अलग से आप इसके वैल्यूज को लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन, पहली कंसंट्रेशन की बात करते हैं 0.2 मोल लीटर इनवर्स के बारे में लिखते हैं। क्या क्या दे रखा है, सॉल्यूशन इज 200 ओम, क्या दे रखा है इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को R बोलते हैं, तो ये हो गया 200 ओम हो गया, बढ़िया। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ दिस सेम सेल व्हेन फिल्ड विद, अब कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, कंसंट्रेशन किसके बारे में दे रखी है 0.05 मोल लीटर इनवर्स के बारे में दे रखा है। इसका रेसिस्टेंस दे रखा है, रेसिस्टेंस है इसका 620 ओम दे रखा है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी पता करनी है यानी कि कापा को पता करना है, दूसरा मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम को पता करना है, ठीक है दोनों को पता करना है। ऑफ 0.05 एम के बारे में, कैसे सोल्यूशन के बारे में, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2, जो 0.2 है उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, कापा की वैल्यू दे रखी है इसकी कितनी है, कितनी दे रखी है 0.0248 सेंटीमीटर इनवर्स। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं लैम्डा एम, लैम्डा एम निकालने का फॉर्मूला सबको मालूम है, कापा चाहिए उसके लिए। अब कापा निकालेंगे कैसे, तो कापा हमारे पास कैसे निकलता है, तो हमारे पास पता है हमारे पास कि हमारे पास होता है फॉर्मूला सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टेंस तो अब हमें क्या चाहिए, कापा चाहिए, कंडक्टिविटी यानी कापा। अब मैं इसको देख लेता हूं कैसे निकलेगा कापा, तो यानी कि कापा इक्वल्स टू कैसे निकलेगा सेल कांस्टेंट अपॉन रेसिस्टेंस यानी कि R। अब मेरे पास अगर मुझे निकालना है कापा इसके लिए तो मुझे चाहिए सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट तो मेरे पास है नहीं, लेकिन सेल कांस्टेंट तो दोनों सॉल्यूशंस के लिए एक ही होगा क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो कभी बदलती नहीं है, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं यहां पर सेल कांस्टेंट निकाल लेता हूं। क्यों निकाल लेता हूं, क्योंकि इसका तो कंडक्टिविटी भी दे रखी है, कंडक्टिविटी चाहिए रेसिस्टेंस भी चाहिए, तो दोनों का ही दे रखा है, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूं यहां पर। तो सेल कांस्टेंट में यहां से निकाल लेता हूं, सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऐसे लिख लेता हूं इनटू R। कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 0.0248 इनटू इसका रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 200 ओम दे रखा है। इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगी 4.96, चेक कर लेंगे हम लोग इसको एक बार, 4.96 सेंटीमीटर इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद। अब इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहां रख देते हैं, 4.96 होगी, सेल कांस्टेंट तो एक ही रहेगा, अपॉन R रेसिस्टेंस कितना है भाई इसका, रेसिस्टेंस है 620 ओम, तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो कापा की जो वैल्यू है इसके लिए हमारे पास कापा की वैल्यू आ रही है 0.008। अब कापा की यूनिट लिखनी जरूरी, यूनिट मेन है इसके अंदर, यूनिट ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें क्या निकालना था लैम्डा एम, तो लैम्डा एम निकालने कैसे, कापा इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है। कापा की वैल्यू कितनी है 0.008 इंटू 1000, अब तो कैलकुलेट कर ही लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है।
मोलरिटी कितनी है, 0.05 रखनी है, 0.05। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। कैलकुलेट करने के बाद मेरा आएगा, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, आप तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको चेक कर लेना एक बार। 160, ये आएगा 160। ठीक है, अब इसकी यूनिट आपको मालूम है, हम लोग मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में निकालना चाहोगे तो मीटर में भी निकल सकता है, तो हम किसी में भी इसकी यूनिट को निकालेंगे। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इन वर्स इसकी यूनिट हो गई। आई होप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आया होगा। और जब तक वो मीटर में नहीं बोलता, सब सेंटीमीटर में दिए गए थे, इसलिए मैंने सेंटीमीटर में निकाला, नहीं तो मुझे सब मीटर में निकालने पड़ते हैं। तो यूनिट को ध्यान रखना, अगर ये कोई मीटर में दे रखा है तो हम मीटर में निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके रखेंगे। सेंटीमीटर में दिया था इसलिए मैं सेंटीमीटर में निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 2024 का, ये किसी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये सैंपल सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सैंपल पेपर में दे रखा है। क्या है, कैन वी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद 2 हाफ सेल कंपोज ऑफ ZnSO। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि देखो गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, हम एक सेल ये लेते हैं और एक सेल ये लेते हैं। हम एक इलेक्ट्रोड यहां पे लगाते थे और एक इलेक्ट्रोड यहां लगाते थे, आपको याद होगा, और इसको हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से या एमीटर से जोड़ सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज लगाते हो तो इससे से कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो कह रहा है कि कैन वी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 हाफ सेल, कि क्या दोनों हाफ सेल के अंदर ZnSO की ही सॉल्यूशन हो और Zn का इलेक्ट्रोड हो। यानी कि वो कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है, ये इलेक्ट्रोड भी Zn का है और आपका ये जो गिवन इलेक्ट्रोड है वो भी Zn का है, इनकी भी सॉल्यूशंस ZnSO4 है और यहां भी सॉल्यूशन ZnSO4 है। क्या ऐसा कोई सेल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? हमने देखा था कि गैल्वेनिक सेल को जब हम पढ़ रहे थे या डैनियल सेल को पढ़ रहे थे, तो यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड था और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशंस ली गई थी। यहां पर हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड था और जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन ली गई थी। वो कह रहा नहीं, दोनों में आप Zn को ही लेना है। तो बना सकते हैं क्या? मैक्सिमम लोग जो इस सवाल का जवाब देंगे वो नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं बन सकता। देखो, हमें किसी भी सेल्स को बनाने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए, सेल्स में जब एनर्जी चाहिए तो 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो इलेक्ट्रोड मेटल्स अलग अलग हो, यानी कि एक मेटल ऐसा हो जो रिएक्टिव हो, एक मेटल ऐसा हो जो कि कम रिएक्टिव हो। यानी कि एक मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे वाले का रिडक्शन होगा। इसमें ऐसा है नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही है। फिर उसके बाद दूसरा चीज हमें तब जरूरत पड़ती है अगर हम ये चेक करें कि जिस सॉल्यूशन में डाला गया है उसकी सॉल्यूशंस में अगर डिफरेंस आ रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो दोनों कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। एक का ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, दूसरे का रिडक्शन होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव हो गए तो वहां पर होगा, यानी कि प्रोसेस आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो यस, वी कैन कंस्ट्रक्ट, लेकिन हम बना सकते हैं, लेकिन कब? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सेल आर डिफरेंट। अगर दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग इसको बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया, तो आई होप आपसे सोल्व हो जाएगा, फिर भी मैं करके दिखाता हूं एक बार। ये बोल रहा है कि MgM की इसकी वैल्यू दे रखी है, तो लैम्डा नॉट MgCl2 कैसे निकलता है आपको मालूम है। लैम्डा नॉट इक्वल्स टू करते हैं, ये साइन हटा देंगे हम लोग, इक्वल्स टू लैम्डा नॉट Mg प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस। MgCl2 की वैल्यू दे रखी है 258.6 सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जैसे मैंने बताया था अभी। ओम में भी निकाल सकते हो, सेम ही है, मैंने ओम में निकाली इससे पहले वाले क्वेश्चन में। Mg+2 की वैल्यू है 106 दे रखी है, प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस की वैल्यू को निकालना है। तो आपको मालूम है कैसे निकलेगी, 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल्स टू 258.6 माइनस 106, और आपको निकालनी है लैम्डा नॉट Cl माइनस, तो ये हो जाएगी 258.6 माइनस 106,
अपॉन क्या कर देंगे हम लोग 2। इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 76 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज। सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। कह रहा है सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज। सेल कांस्टेंट दे रखा है, सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू 0.146 सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ, क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 m, मोलरिटी की दे रखी है। सॉल्यूशन, एन इलेक्ट्रोलाइट 298 केल्विन इफ द रेसिस्टेंस आर दे रखा है, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू, कितना रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 1000 ओम। ठीक है, 1000 ओम दे रखा है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने अभी बात करी थी सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू रेसिस्टेंस। कंडक्टिविटी चाहिए इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेसिस्टेंस आर। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू है 0.146 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है 1000। तो आप इसको निकाल सकते हो 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 निकल के आ जाएगा यूनिट के साथ। यूनिट आपको जरूर लिखनी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हमारे पास दिया गया फैराडे सेकंड लॉ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो फैराडे का फर्स्ट लॉ आता है या फैराडे का सेकंड लॉ आता है। 2024 में सेकंड लॉ आया था। फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि अगर आप एक से ज्यादा सेल्स को कंस्ट्रक्ट करते हो और आप इलेक्ट्रोलिसिस करने की कोशिश करते हो, तो वो कहता है आपने बैटरी को स्टार्ट कर दिया, चार्ज अगर सेम दिया गया है तो कह रहा है इस पर जो सॉल्यूशंस होगा आपका CA मान लिया, इसका वेट डिपॉजिट होगा कैथोड पर, वो W1 है, इसका वेट W2 है। तो कह रहा है अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो चार्ज आपने पास किया है वो सेम है तो डिपोजिशन का जो रेट है वो भी सेम होगा। कैसे सेम होगा, W1 अपॉन E1, यानी कि उतना ही वेट होगा जितना कि उसका इक्विवेलेंट वेट है, इक्वल्स टू W2 अपॉन E2। इसको बोलते हैं हम फैराडे का सेकंड लॉ। यानी कि अगर हम लोग चार्ज सेम पास करते हैं दोनों सेल में तो उसका डिपोजिशन का रेट जो है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। कोरोजन मैंने आपको बताया था, कोरोजन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल कन्वर्ट होती है अपने ऑक्सीजन स्टेट में M+N में, जनरली क्या बनाती है, उसके ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि हमने बात करी थी Fe, क्या बनाता है, Fe2O3.XH2O मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, इसको बोलता है कोरोजन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि अगर हम किसी भी मोलर कंडक्टिविटी को डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करते करते हम पहुंच जाए इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक, उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन करें। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो डाइल्यूशन होती है जिस पर किसी भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को चेंज होनी बंद हो जाए। कैसे, जैसे कि आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई भी सेल लिया, अब आप लैम्डा m की वैल्यू को निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो डाइल्यूशन करने पर। तो सपोज आपने कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लेता हूं मैं, आपने Ca नाम का कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो Ca की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैंने देखा कि Ca की वैल्यू कैलकुलेट करने पर यहां क्या है, डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन। तो आपने 1 ml मिलाया तो इसकी वैल्यू सपोज आपकी 1.2 आ गई। आपने 2 ml मिलाया तो इसकी वैल्यू 1.3 आ गई। आपने 3 ml मिलाया, इसकी वैल्यू 1.4 आ गई। अब आपने मिलाया 4 ml मिलाया, डाइल्यूशन करते जा रहे हो, वैल्यू 1.4 आ गई, वैल्यू क्या हो गई, चेंज होना बंद हो गई। तो जिस पॉइंट पर वैल्यू चेंज होना बंद हो जाती है वही उसकी क्या कहलाती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाती है। इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। फ्यूल सेल के बारे में मैंने इससे पहले अभी पढ़ा के आया हूं। मैंने आपको S2 कैथोड पर क्या निकलेगा, एनोड पर क्या निकलेगा, मैंने आपको बताया है। तो ये 2024 के पूरे क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी हमने पूरे क्वेश्चंस किए। अब हमारा पास जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारे पास होगा 2023 का। आपको ये वीडियो 2 बार देखनी है। आई श्योर कि अगर आप 2023 और 24 की वीडियो देख जाते हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैच हो जाएंगे।